नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसी प्रकार की ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती यात्रा का आज हमारा 47वां दिन है। सोमवार 19 फरवरी 2018। सुलगांव से कुंडी, बड़ेल, मेहंदी खेड़ा और तरानिया। हम सुबह करीब 5:45 पर उठे। ठंड का मौसम है, इसलिए अभी भी बाहर खूब अंधेरे का ही साम्राज्य फैला हुआ है। पंडित जी सोए हुए हैं। हम टॉर्च की सहायता से कल जिस रास्ते से गांव में आए थे उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं और वो हैंडपंप खोज रहे हैं। ये जगह मंदिर से करीब 500 मीटर दूर है, पर सड़क किनारे ही हमें वो हैंडपंप मिल गया। नित्य कर्म के बाद हमने एक एक करके उस पंप से आते गर्म पानी से स्नान किया। शुरू में थोड़ी ठंड लगी, पर बाद में आनंद ही आनंद। अचानक ही इतनी सुबह एक माताजी भी पानी भरने के लिए बर्तन लेकर हैंडपंप के पास आ गई, पर हम स्नान कर रहे थे। इसकी आहट मिलने से वो थोड़ी दूर ही रुक गई। हमने भी जल्दी से सारा सामान समेटा और मंदिर की ओर आ गए। पीने के पानी के लिए भी लोगों को इतनी तकलीफ उठाते देखकर पीड़ा हुई। न जाने शासन ऐसे गांवों के लोगों की सुध कब लेगा। मंदिर में आकर हमने नित्य की पूजा की। इसी दौरान पंडित जी भी जाग गए तथा उन्होंने मंदिर की सफाई की। इसके बाद मैंने पंडित जी द्वारा दी गई सुबह की चाय पी। रवि जी ने कुछ नहीं पिया। वे ठंड के मौसम में सुबह की चाय के महत्व को क्या जाने। पंडित जी का स्वभाव बहुत ही आत्मीय और मिलनसार रहा। ऐसे कठिन स्थान पर भी वे परिक्रमावासियों की मनोभाव से सेवा करते हैं, ये देखकर अच्छा लगा। कल से लेकर आज तक उन्होंने हमें बहुत ही प्रेम से आश्रय दिया। उनके द्वारा मन वसन कर्म से कई हमें परायेपन या हम उन पर बोझ है ऐसा एहसास नहीं हुआ। मैया के प्रति उनकी श्रद्धा को प्रणाम कर हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर लेकर हमने उन्हें प्रणाम किया और नर्मदे हर करके आगे के प्रस्थान की अनुमति ली। हम सुबह 7:45 पर चले हैं और अभी हम कुंडी नामक गांव में आ गए। सुबह के इस खुशनुमा वातावरण में चलने का अपना अलग ही मजा है। हमारे साथ ही गांव की कुछ गायें भी चलने के लिए जंगल में जा रही है। उनके साथ उनका संरक्षक गवाला भी है और हमारे साथ हमारी संरक्षक नर्मदा माई। कुंडी गांव तक का ये सारा रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है। हो सकता है इसमें जंगली पशु भी हो। सारा रास्ता छोटी पगडंडी का ही है। जिस पर इक्का दिक्का मोटरसाइकिल दिख गई तो भाग्य। विविध प्रकार के पक्षियों के चहकने की आवाज़ के अतिरिक्त हमने कोई और आवाज़ नहीं सुनी। चलते हुए हम करीब 10:45 पर कुंडी गांव में आ गए। ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ एकदम छोटा सा गांव है, मानो जल के किसी प्रवाह के बीच में निकली हुई चट्टान की भांति। यहाँ एक किराना दुकान देख हम वहाँ हमारे भूख मिटाने के साधन यानी पार्ले जी के बिस्किट लेने रुके। दुकानदार ने मुझे चाय पिलाई तथा हमारे दोपहर भोजन का यहीं रुकने और विश्राम करने हेतु निवेदन किया। आज गांव के प्रमुख 4 धाम की यात्रा से लौटे हैं, तो उस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन है, तो इनका आग्रह है हम भी वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। हम भी खुशी से रुक गए। कुछ अन्य परिक्रमावासी भी आते रहे तथा आसपास के गांवों से लोग भी मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे। दोपहर 12 बजे उन्होंने आकर हम सभी को भोजन हेतु ससम्मान आमंत्रित किया। उनके घर के आंगन में ही उन्होंने मंडप लगाकर
सारे ग्रामीणों के भोजन की व्यवस्था की थी। भोजन प्रसाद में थे गर्मा गर्म दाल बाफले। रोटी का पदार्थ होने की वजह से रवि जी ने कम ही भोजन किया, पर मैंने पेट भरकर खाया। उन्होंने भी सभी को बहुत ही आग्रह और प्रेम से परोसा। भोजन के बाद उनको नर्मदेहर करने के बाद हम किराना दुकान में आकर हमारा सामान ले उनको नर्मदेहर करके आगे बढ़े। जानकारी के आधार पर हम अब बड़ेल नामक गांव की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसकी दूरी यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है। हमने 12:30 पर यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और करीब 1 बजे एक घने जंगल के बीच सड़क किनारे थोड़े पेड़ों और नीचे गिरे पत्तों को हटाकर जगह साफ कर हमने विश्राम का मन बनाया, जहाँ में आराम से हमारी चटाई सीमेंट के बोरों को सीलकर बनाई हुई दरी बिछाकर गहरी नींद में सो गया तथा रवि जी कुछ लेखन कार्य करते रहे और सांप आदि ना आए इसकी चिंता में जागते रहे। 2 बजे मेरी नींद खुली तथा फिर थोड़ी देर बातें करने और सामान समेटने के बाद हम यहाँ से बड़ेल के मार्ग पर अग्रसर हुए। बड़ेल गांव के बाद चलते हुए हम मेहंदी खेड़ा तक दोपहर में आ गए। मेहंदी खेड़ा थोड़ा बड़ा गांव लगा। यहाँ आसपास थोड़ी खेती भी होती दिखाई दी। मेहंदी खेड़ा में हमने एक घर के आश्रम से पानी लिया। उन महाराज जी ने हमें रुकने हेतु आग्रह भी किया, पर क्योंकि अभी चलने में करीब 2-2.5 घंटे का समय और शेष है, इसलिए हमने आगे बढ़ने का मानस प्रदर्शित किया। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से आगे बैरियर पार करने के बाद चलते हुए हम हिरानिया गांव के गायत्री मंदिर में रुक सकते हैं। हमने इस जानकारी के लिए उनका आभार माना तथा फिर नर्मदेहर के बाद चलते रहे। गांव के अंत में सड़क दूसरी दिशा में मुड़ गई तथा हम सामने के वन विभाग के बैरियर को पार करके कच्ची सड़क से हिरानिया की दिशा में बढ़ते रहे। अब पुनः सारा ही मार्ग सुनसान और जंगल भी घने और उजाड़ से थे। ये पतझड़ का मौसम होने से सारे ही पेड़ बिना पत्तों के लगे, मानो कोई गहरी उदासी अपने अंदर समेटे हुए हो। यहाँ भी मोटरसाइकिल से लोग आते जाते दिखाई देते रहे, जो इस बात के सूचक थे कि आसपास बहुत से गांव है, इसलिए रोड चल रहा है। हिरानिया गांव की शुरुआत में ही सरकारी वन रक्षक की झोपड़ी को मंदिर का रूप देकर और सामने एक ऊंचे बांस पर केसरिया झंडा लगाकर गायत्री मंदिर की स्थापना की हुई दिखाई दी। एक स्वामी जी मठाधीश भी सामने ही झंडे के नीचे ताव में बैठे दिखे, पर हमें देखने के बाद भी उनके चेहरे के हाव भाव में कोई अंतर नहीं आया, तो हमने भी आगे ही बढ़ना उचित समझा और बिना रुके हम चलते ही रहे। ये गांव इन्हें गिने 12-15 झोपड़ों का टोला था, पर यहाँ के खेतों में अच्छी फसलें लहलहाती हुई दिखाई दी। हम चलते हुए एक छोटी सी नदी के सामने करीब 100 मीटर ऊपर बने शासकीय प्राथमिक विद्यालय में आ गए तथा वहीं के खुले बरामदे में सफाई करके आसन जमा लिया। कुछ 4-5 छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे। विद्यालय के सारे कमरे बंद हैं, इसलिए हमें अब यही रात्रि खुले में सोना पड़ेगा। हमने पास के हैंडपंप पर आकर एक एक करके स्नान किया और नित्य की साई पूजा आराधना की। बच्चे भी कौतूहल में हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वो सब देखते रहे। उन अबोध शहरों के प्रतिपल बदलते भाव लेखन में व्यक्त नहीं किए जा सकते। हमने उन्हें भी तिलक किया और सभी को चॉकलेट और बिस्किट खाने हेतु दिए। इसके बाद अंधेरा होने तक वो बच्चे अपने घरों में लौट गए। अब केवल हम 4 ही यहाँ पर थे, हम दोनों, नर्मदा मैया और गुप अंधेरा। दूर करीब 200 मीटर पर बने 2 मकानों के आंगन में जलते 40 वाट के पीले बल्ब की हल्की सी रोशनी आ रही थी। मुझे अकबर बिरबल की कहानी के सारी रात राजमहल की रोशनी को देखते हुए तालाब के ठंडे पानी में खड़े
व्यक्ति की याद हो आई। अभी पूजा के बाद घर गए कुछ बच्चे हाथों में थालियां लेकर वापस आ गए तथा उन्होंने हमें रात्रि का भोजन दिया। हमने एक एक रोटी और थोड़ी सब्जी ली। रोटियों का आकार काफ़ी बड़ा था। बाकी हमने उन्हें वापस ले जाने हेतु कह दिया। भोजन के बाद हमने हैंडपंप पर बर्तन धोए और फिर आराम से लेट गए। आज रवि जी को कुछ तकलीफ है, इसलिए मैंने उनके पैरों में हल्का बाम लगा थोड़ी मालिश कर दी। इसके बाद हम लेटे लेटे ही ऐसे ही अनायासी भोजन मिलने और मैया का हमारे ऊपर कितना ध्यान है ये सब सोचते हुए सोलापुर समूह अभी कहाँ होगा ऐसी सब बातें करते हुए रात्रि 8 बजे उस खुले बरामदे में ठंडी की रात में मौसी की लोरी सुनते हुए सो गए। मौसी यानी आज नर्मदा मैया पास नहीं है तो क्या हुआ? 100 मीटर दूर बहती ये नदी माता भी तो हमारे लिए मौसी ही है। निरंतर बहते पानी का कलकल नितांत भी बहुत ही सुरीला और गूढ़ है। इस आवाज़ ने हमें आश्वस्त किया है कि डरने की बात नहीं है, मैं भी यही तुम्हारे पास हूँ। रात्रि करीब 8:30 पर उन घरों के आंगन में जलते वो पीले बल्ब भी बंद हो गए। अब केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मध्य रात्रि में हमने किसी शेर के दहाड़ने की कुछ आवाज़ें सुनी, पर दिख तो हमें कुछ रहा नहीं था, तो हम भी हमारे आसनों पर आपस में फुसफुसाते पड़े रहे तथा हमने 1-2 बंदूक की गोलियों की फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी, जिसके बाद दहाड़ने की आवाज़ बंद हो गई। फिर हम भी आपस में ये निर्णय कर कि सुबह जीवित रहे तो नर्मदे हर करके आगे बढ़ेंगे, वरना हर हर नर्मदे तो है ही, निश्चित होकर सो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।